हमेशा कहा जाता है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो बचते ही हैं, तो ऑब्वियसली लेबर लॉज में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। बिकॉज एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें लेबर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट भी का भी कुछ ना कुछ उसमें बीच में इंटरप्शन है ही। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट पैदा करता है। तो ऑब्वियसली इस डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने के लिए, इसको सेटल करने के लिए वी नीड अ एक्ट। So that act is इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये एक्ट हमारे पास इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए है। इट इज़ एन एक्ट नंबर 14 ऑफ 1947। इसका कमेंसमेंट है 11 मार्च 1947 एंड इन्फोर्समेंट है 1 अप्रैल 1947। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं कि ये कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, तो इट वाज स्टार्टेड विथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमेंस डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, एंड आफ्टर दैट वी केम टू दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो ये एक्ट हमारा बनता है 40 सेक्शंस से एंड 5 शेड्यूल्स से। और अगर मैं इसकी प्रेम्बल की बात करूँ, इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इसकी प्रस्तावना की बात करूँ, तो वो बात करता है कि ये इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट, कोई भी डिस्प्यूट जो है उसके इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट के पर्पस से बनाया गया है एंड फॉर सर्टेन अदर पर्पस उसके लिए भी बनाया गया। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट द सेटलमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। जो भी विवाद है, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, तो जो भी विवाद है उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसका निपटारा कैसे होगा, और उसका निपटारा करने से पहले जो प्रोसेस आपको चाहिए होती है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। उसको आप पहले जब तक खोजोगे नहीं तब तक उसका सेटलमेंट कैसे करोगे। इसलिए दो मेन पर्पस इस एक्ट के हैं। अब ये जो डिस्प्यूट है ये किस तरीके का हो सकता है? ये डिस्प्यूट हो सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में। दैट मीन्स जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, लेबर है, कर्मकार और कर्मकार के बीच में। इसके अलावा दो एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो दो नियोक्ता है उनके बीच में, दो वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में। दैट मीन्स ओवरऑल जो भी सिचुएशन उस इंडस्ट्री में, उस एस्टैब्लिशमेंट में आएगी, ये उस डिस्प्यूट को डील करेगा। और ये एक्ट जो है इसका एक्सटेंट, अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर इसका विस्तार है। और बेसिकली जो इस एक्ट का पर्पस है वो एक तरह की डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मशीनरी, दैट मीन्स विवाद के सुलझाने की एक तरह का मैकेनिज्म, एक सिस्टम का निर्माण करना, ताकि पीसफुली, शांतिपूर्वक जो जितने सारे हमारे काम हैं वो सारे काम हो सकें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं, अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, और अगर हम इसी तरह के विवादों में पड़े रहेंगे तो फिर हम कहीं ना, हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी अफेक्ट करेगा, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो उसका प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए बेसिकली इस एक्ट का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में एक डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मशीनरी हम बनाएं, जिसके अंदर में सारे जो इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो उसको चला रहे हैं, वो उस मैकेनिज्म के अंदर आकर एक पीसफुल एनवायरनमेंट में काम कर सके और डेवलपमेंट हो सके। अब इस एक्ट के अंदर जो ये डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मशीनरी है वो कितने तरीके से काम करती है? बेसिकली इसके 3 तरीके होते हैं। विल डिस्कस फर्दर इन आवर, आगे की हमारी जो सीरीज होंगी उसमें हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट। बट राइट नाउ आई विल टेल यू, बेसिकली 3 तरीके की मशीनरी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। कंसीलिएशन की अगर मैं बात करूं, जिसको समझौता कहते हैं, तो ये कंसीलिएशन, ये समझौता एक तरह का थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। जो दो लोगों के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड होके
जो भी सेटलमेंट है उसको कराती है। जैसे ऑब्वियसली नेचुरली भी अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है, तो ऑब्वियसली हम तीसरी पार्टी को इंटरफेयर करने देते हैं। अगर हमारा विलिंग है तो वो तीसरी पार्टी प्रॉपरली चीज़ों को देख करके वो डिस्प्यूट को सेटल करती है। विल स्टडी फर्दर अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट सीरीज। आर्बिट्रेशन जो है, द नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन जिसका कि मतलब होता है समझौता। ये जो समझौता है, ये समझौता भी एक तरह की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी की तरह काम करता है कि भाई जब दो लोगों के बीच विवाद हो गया तो उनके बीच में समझौता कराया जाए। ये भी एक तरह का हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि जो पार्टी है, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, कंपलसरी, जो भी कंडीशंस है उसके बेसिस पर एक समझौता मशीनरी के पास जा करके अपना जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कराती है। अब ये दोनों चीज़ें अगर फेल हो जाती हैं तब भी हमारे पास एक तीसरा मशीनरी भी है, दैट इज़ एडजुडिकेशन, जो आप सभी जानते हैं कि लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है। फाइनली हम कोर्ट के पास जाएंगे ही हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे मैकेनिज्म जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास इस एक्ट के अंदर है। फर्दर इस सीरीज़ में हम और भी इसके जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप ये आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दैट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।